हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं FT6 के अंदर जो कवर टॉपिक अपने पास है वो कौन कौन से हैं। पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन जिसे अपन बोलते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन हेलो एरिन, राइट। तो इनमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो अपने पास आए हैं, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं अपन वन बाय वन करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। चीज इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। पनीर किसका कोलॉइडी विलियन है। तो अगर आप चीज को देखेंगे तो वहां पर लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में अपने पास डिस्पर्स होता है। तो ये अपने पास यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज लिक्विड एंड सॉलिड। सीधा सीधा अपने पास एग्जांपल होता है, NCERT के अंदर भी डायरेक्टली गिवन है और वो हमें याद भी होना चाहिए, राइट। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की। Which property of colloidal solution depend on charge on the colloidal particle? कोलोइडी विलयन का कौन सा गुणधर्म कोलोइडी कणों के आवेश पर निर्भर करता है। तो भाई चार्ज पर निर्भर करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आपको पता ही है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब आप करवाते हो किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का तो वहां पर आपको इलेक्ट्रोड से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है, उसमें जो अपने पास कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर अपन देखेंगे, विद्युत कण संचलन, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यही अपना यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट। डायरेक्टली उसी की ये प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है अपने चार्ज के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। मोस्ट इफेक्टिव कोएगुलेंट फॉर द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर सोल इन वाटर। जल में सिल्वर के सोल के कोलोइडी विलयन के लिए सबसे प्रभावी स्कंदन कारक। तो भैया प्रभावी स्कंदन कारक मतलब मोस्ट इफेक्टिव कोएगुलेंट कौन हो सकता है। तो आपके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए सिल्वर सोल की बात हो रही है। सिल्वर सोल जो होती है, मेटल सोल जितनी भी होती है वो सारी की सारी आपके पास होती है नेगेटिव सोल, ठीक है। कैसी सोल होगी, नेगेटिव सोल। अगर नेगेटिव सोल होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए अपने को क्या चाहिए, कैटायन, मतलब धनायन उसके लिए चाहिए। तो भैया धनायन पे अपने पास जितना अधिक आवेश होगा, मतलब कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर होगी। तो जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अपने को दिख रहा है जहाँ पे कैटायन पे अपने पास चार्ज है +3, बाकी सब पे अपने पास चार्ज क्या है, कम है उससे, तो इसीलिए ये अपने पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोएगुलेंट होगा, ठीक है, स्कंदन कारक होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिसॉर्प्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अधिशोषण का एक गुणधर्म है। पूछा है कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी है जो केमिसॉर्प्शन की होगी। सबसे पहले बात करें रिवर्सिबिलिटी, तो रिवर्सिबिलिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ केमिसॉर्प्शन, राइट। मतलब अगर कोई एड्सॉर्ब हो गया तो इतना इजीली उसको अपन डिसॉर्ब नहीं करवा सकते, तो रिवर्सिबल वो नहीं होता इतना आसानी से, रिवर्सिबिलिटी बहुत आसान नहीं होती। फिर हाई स्पेसिफिसिटी, ठीक है, उच्च विशिष्टता। तो भैया विशिष्टता तो वहां पर केमिसॉर्प्शन में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो अपने पास गैसीय अणु है वो एक पर्टिकुलर अपने पास धातु की सतह से ही रासायनिक बंध बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अपने पास एक करेक्ट प्रॉपर्टी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी चाहें तो आप चेक कर लीजिए कि मल्टीमोलिकुलर लेयर एड्सॉर्प्शन, तो ये तो फिजिक्स ऑप्शन की खास प्रॉपर्टी होती है जो हम बताते भी हैं। नेग्लिजिबल एक्टिवेशन एनर्जी, तो भैया केमिस्ट ऑप्शन के लिए हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी कंसिडरेबल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। When Freundlich adsorption isotherm is plotted between the log x by m versus log p, then the slope of the curve is given. जब फ्रेंडलिक अधिशोषण संताप को log x by m वर्सेस log p के मध्य आलेखित किया जाता है तो वक्र के ढाल के लिए व्यंजक है। तो जरा देखें, क्या आपको पता है कि वहां पर जो उनमें रिलेशन आता है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में, वो क्या होता है, वो होता है अपने पास x बाई एम बराबर के p⁻⁴ तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया log, दोनों साइड आप log ले लेंगे तो log अपने पास आ जाएगा x बाई एम बराबर अपने पास क्या हो जाएगा log। इसको डायरेक्टली अपन ले लेते हैं k इंटू p⁻⁴
लॉग के अंदर अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में होती है तो उसे हम लिख सकते हैं लॉग के, ठीक है। और लॉग पी लिखेंगे, उसकी पावर कितनी है 1/n, वो क्या चल जाएगा, आगे चल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्या आ जाएगा अपने पास लॉग पी। तो ये किसके बराबर है, लॉग x/m के बराबर। अब जरा चेक करिए, अगर अपने को ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पर log x/m लेना है किस पे, y एक्सिस पे, log p अपने को लेना है किस पे, x एक्सिस पे। उसके मल्टीप्लीकेशन में जो होता है वो होता है m, और ये अपने पास क्या हो गया c, तो y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पर अपने पास जो स्लोप है दैट इज ढाल, वो कितना आ रहा है अपने पास 1/n। तो कौन सा ऑप्शन अपने को करेक्ट दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विच वन इज करेक्ट फॉर एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण के लिए कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए अधिशोषण मतलब एड्सॉर्प्शन जो होता है हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर स्पॉन्टेनियस वैल्यू होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एंट्रोपी, तो एंट्रोपी चेंज भी लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि जो गैसेज है वो एड्सॉर्ब हो रही है। अगर एड्सॉर्ब हो रही है तो वहां पर क्या होगा, वहां पे उसकी जो फ्रीडम है वो खत्म हो रही है, राइट। अगर फ्रीडम खत्म होगी तो ऑब्वियसली बात है रैंडमनेस कम होगी, और रैंडमनेस कम होगी तो वहां पर डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अपने पास करेक्ट दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, दैट इज डेल्टा जी नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जैसे कि अपने पास हो गया, ठीक है। मतलब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसी में आंसर भी दे रखा है। होमोजीनियस का मतलब क्या, जहां पे सबकी स्टेट क्या है, सेम है। तो चेक कर लीजिए जहां पर कैटलिस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी स्टेट सेम आ रही हो वो आपके पास होमोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा, और जहां पर स्टेट डिफरेंट आएगी वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा। तो बताइए जरा कौन सा अपने को दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही नजर आ रहा है जहां पे SO2 O2 NO SO3 ऑल आर इन द गैसेस स्टेट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इतने इजी क्वेश्चन भी कभी कभी नीट में आ जाते हैं, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। हमेशा टफ आएगा वो जरूरी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN रिएक्शन मोस्ट इजीली, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक सर्वाधिक आसानी से SN अभिक्रिया दर्शाता है। तो भाई यहां पर बेंजीन रिंग पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, और बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए कंडीशन होती है क्या, यहां पर आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। तो अब जरा बताइए यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, C2H5 डोनेटिंग है, OCH3 डोनेटिंग है, OC2H5 डोनेटिंग है, NO2 विड्रॉइंग है, NO2 विड्रॉइंग है। तो अब NO2 के भैया अपने पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है अपने पास ऑर्थो मेटा पोजीशन पे, दूसरा आ रहा है पैरा पोजीशन पे। अगर NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे होता है तो यहां पर अपने पास कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये -M इफेक्ट लगाएगा, राइट। और अगर -M इफेक्ट लगाएगा तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। वहीं अगर NO2 की बात करेंगे तो यहां पर जब मेटा पोजीशन पे होता है तो -I इफेक्ट लगाता है। अब जरा बताओ -M और -I इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है, -M इफेक्ट यहां पर NO2 का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब यही सबसे आसानी से आपको SN रिएक्शन देगा बेंजीन रिंग पे। बात समझ में आ रही है। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, which of the following will give white precipitate most easily with the aqueous AgNO3 solution, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय AgNO3 के साथ सर्वाधिक आसानी से सफेद अवक्षेपण दे देगा। तो भैया जलीय AgNO3 के साथ सफेद अवक्षेपण मतलब AgCl का प्रेसिपिटेट आपको बनाना है, क्लोराइड यहां पर दे रखा है अपने को, तो इसका मतलब Cl निकालना है। तो क्लोराइड कहां से निकलेगा, जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। आपको पता है कि भाई जो आपके पास क्लोराइड होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ वो आ जाता है क्लोरोबेंजीन और बना रहा है
तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं और उसकी वजह से ये कभी भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास कौन आ रहा है, दूसरा अपने पास आ रहा है यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड अपन जानते हैं CH2Cl, ठीक। तीसरा अपने पास आता है विनाइल क्लोराइड, तो इसको अपन जानते हैं CH2CHCl, ठीक है। और चौथा अपने पास आता है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, तो वो आ रहा है CH3Cl, ठीक। अब बताओ जरा कौन सा सबसे आसानी से भैया जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन जो बनाएगा, क्योंकि ये तो जाएगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, और जो कार्बोकेटायन बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो जितना ज्यादा आसान अपने पास कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा उतना आसान क्लोराइड का निकलना हो जाता है, ठीक। तो हमें एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में अपने पास जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो क्या बन रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजाइल का अपने पास बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, लीस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इन अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। भाई ये तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट में लीस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अपने पास कौन हो जाएगा, I-, ठीक है। तो ये तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, राइट। आप सीधा आराम से आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 61 की, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डू द मॉलिक्यूल हैव, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अपने को दे रखा है, अणु दे रखा है, अणु के कितने त्रिविम समावयव होते हैं, ठीक। तो अपने पास स्टीरियो आइसोमर बनाना है तो अपन ये चेक कर ले कि भैया स्टीरियो आइसोमर के लिए क्या कंडीशन होती है, या तो डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड अगर अपने पास है तो वो चेक कर लें कि कहाँ पर है, टर्मिनल पोजीशन पे। टर्मिनल डबल बॉन्ड अगर है और उसके टर्मिनल कार्बन के साथ सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। तो यहां पर अपने पास ये जो कार्बन आ रहा है केवल यही अपने पास शो कर सकता है स्टीरियो आइसोमर, वो भी कौन सा, ऑप्टिकल, क्योंकि ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कायरल कार्बन। तो जैसे कि अगर अपन यहाँ पे लिखें CH2CH2, अब इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो इस कार्बन के साथ एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ है Cl और एक जुड़ा हुआ है CH3। तो जरा देखिए इस कार्बन के साथ ये पूरा ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो मतलब ये कैसा कार्बन है, असिमेट्रिकल कार्बन। तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन, और ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। तो ये दो स्टीरियो आइसोमर बनाएगा, D एंड L फॉर्म दोनों, ठीक। तो यही अपने पास बनेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आपके पास केवल और केवल दो स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की, इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5Br, और रिएजेंट आपको दे रखा है Mg और ईथर दे रखा है और साथ में दे रखा है C2H5OH, ठीक है। पूछा है कि भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ए बताओ। निम्नलिखित अभिक्रिया में C6H5Br Mg और ईथर के साथ अभिक्रिया कर रहा है और साथ में आपने डाल दिया क्या, C2H5OH, और ए बताना है। तो आपको पता होगा जब एल्काइल हैलाइड, ठीक है, या अराइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर में तो वहां पर अपने पास बनता है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। वहां पे क्या बनता है अपने पास, ग्रिग्नार्ड बनता है, राइट। और ग्रिग्नार्ड जो होता है अपने पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने पास न्यूक्लियोफाइल होता है और इसको बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है अगर एसिड यहाँ पर कहीं मिल जाए तो, ठीक। तो जरा देखिए सेकेंड स्टेप में अपनी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, C2H5OH के साथ। C2H5OH में अगर आप देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन होती है, अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है भैया, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन को लेके उड़ जाता है, ठीक। तो भैया जैसे ही इसने प्रोटॉन लिया तो क्या बना लिया इसने, C6H6 बना लिया, और आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर आपके पास बन गया C2H5O-, ठीक। तो भैया इथॉक्साइड यहाँ पर अपने पास आयन बन जाएगा जो कि मैग्नीशियम के साथ कंपाउंड की फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में।
तो अपने पास मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर, बेंजीन। ठीक, कौन सा ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, तो बकायदा बताया जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन जब आप बनाते हैं तो वहां पे एल्काइल फ्लोराइड्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिंदी में भी अपने को ये दे रखा है कि स्वार्ट्स रिएक्शन भैया किसके लिए, किसके निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तो एल्काइल फ्लोराइड वहां पर अपने पास करेक्ट आंसर होता है, सीधा याद होना चाहिए। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन के मोनोक्लोरो व्युत्पन्न की अधिकतम संख्या होगी, तो जरा देखें पहले टोल्यूइन अपने पास क्या होता है। टोल्यूइन होता है बेंजीन रिंग पर अपने पास एक CH3 ग्रुप, इसी को बोलते हैं टोल्यूइन। अब यहां से अगर अपन क्लोरीन ला सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, तो वो कहां कहां करवा सकते हैं, जहां जहां हाइड्रोजन है क्लोरीन हर जगह सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो एक पोजीशन तो ये अपने को दिख गई, ठीक, दूसरा यहां पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तीसरी पोजीशन क्या दिख गई, ये अपने पास, और चौथी पोजीशन ये दिख गई। तो इन चारों पोजीशन में अपने पास क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो इसका मतलब 4 मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड आपको मिल सकते हैं। आप बोलोगे सर ये भी तो पोजीशन है, तो भाई ये पोजीशन और ये पोजीशन तो क्या है, सेम ही है। ऐसे ही ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन तो सेम ही है, तो उनमें अलग थोड़ी आपको कोई कंपाउंड मिलेगा, तो कंपाउंड तो आपको सेम मिलने वाला है। तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करें तो डिफरेंस अपने पास कितने हो सकते हैं, केवल और केवल 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की, द मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जरा गौर करो, आपको क्या कंपाउंड गिवन है। ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या है, देखेंगे आप तो यहां पर आपके पास एक फ्लोरीन है और साथ में लिया है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH को आप जानते होंगे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहां पर आपने सुना होगा एलिमिनेशन E1CB रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस, वही वाली रिएक्शन है। तो ये क्या करता है, अब फ्लोरीन तो क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो इसका मतलब इतना आसानी से निकल नहीं सकता ये, तो अगर नहीं निकलेगा तो एल्कोहलिक KOH क्या कर देगा, पहले निकालेगा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन निकालने पर क्या बनता है, वहां पर बनता है एनायन। तो एनायन बनेगा, जैसे अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, वो कैसा बनना चाहिए भैया, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए या स्टेबल बनना चाहिए। तो कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो जितना कम सब्स्टिट्यूटेड हो। तो एक अपने पास ये वाली पोजीशन दिख रही है, एक अपने पास ये वाली पोजीशन दिख रही है, और एक अपने पास ये वाली पोजीशन दिख रही है, जिससे अपन हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखें, जो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड होता है वही सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा। कैटायन की बात नहीं कर रहे, एनायन की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस हमेशा एनायन होगा। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास एनायन बनाएगा। अब सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, यही बनाएगा। अगर अपन इसकी नंबरिंग कर दे 1 2 3, ठीक है, तो भैया सेकंड वाली पोजीशन से अपन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर सेकंड वाली पोजीशन से आपने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा तो आपके पास क्या बना, यहाँ पे एनायन बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब ये तो डोनेशन करेगा, क्योंकि इसको डोनेशन से कोई रोक नहीं सकता। तो जब ये डोनेशन करता है, इसे ही अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो उस टाइम पर फ्लोरीन को लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलना पड़ता है। एंड अगर ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल रहा है, तो अब बताइए जरा प्रोडक्ट क्या बना अपने पास। तो अपने पास क्या यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ क्या, जरा चेक करो, यही बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये अपने पास E1CB रिएक्शन होती है, और अपने पास जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, H2 प्लस लिंडार्स कैटलिस्ट और Na इन आपने को दे रखा है लिक्विड अमोनिया। तो आपको याद होगा लिंडार्स कैटलिस्ट जो बनाता है वो बनाता है आपके पास, अगर आपको ब्यूटाइन दे रखा है, ठीक है, तो भैया अगर आपको ब्यूटाइन दे रखा है तो लिंडार्स कैटलिस्ट बनाता है आपके पास सिस एल्कीन। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिस एल्कीन, राइट।
और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अगर अपने को दे रखा है तो ये बनाता है ट्रांस एल्कीन, डायरेक्ट याद होता है ये तो, ठीक। तो अगर अपन बात करेंगे इन दोनों से जो बनने वाले अपने पास मेजर प्रोडक्ट है वो बताओ जरा, उन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अपन इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बेंजीन रिएक्ट विद द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया पर प्राप्त होता है। तो भैया आपको पता होगा आइसोप्रोपाइल आपके पास होता है ये CH3 और यहां लगा हुआ है Cl, इसे आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। जब एनहाइड्रस AlCl3 आप लेते हैं तो ये क्या करता है, ये इस क्लोराइड को अपने साथ मिला लेता है और क्या बनाता है यहां पर अपने पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। अब अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है अगर कम स्टेबल होगा तो, बट जो कार्बोकेटायन हमारे पास बना वो ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है, तो ये सीधा सीधा बेंजीन रिंग पे करेगा सब्स्टिट्यूशन। अब अगर बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आपके पास क्या मिलता है, सीधा सीधा ये ग्रुप जाके उस पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन रिंग पे। तो यहां पर अपने पास ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसका नाम क्या होगा तो हमें साफ दिख रहा है, अगर फिनाइल को हमने साइड रिंग कर दिया, साइड चेन कर दिया तो ये अपने पास क्या आ रहा है, आपके पास प्रोपेन आ रहा है, तो 2 फिनाइल प्रोपेन इसको अपन बोल सकते हैं। तो ये अपने पास पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द करेक्ट मैच इज। तो पहला आपको दे रखा है नॉन एरोमेटिक, वेल नॉन आपके पास कंपाउंड है, आपको पता होगा यहाँ पर कि ये क्या करता है, ये इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्जुगेटेड होता है, साइक्लिक सिस्टम होता है, तो ये होता है एंटी एरोमेटिक, तो ये तो इनकरेक्टली मैच है। दूसरा आपके पास दे रखा है यहाँ पर 2 तो आपके पास पाई बॉन्ड दे रखे हैं और एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आपको क्या दे रखा है, पाई इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो ये कैसा होता है, एरोमेटिक, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्टली मैच है। तीसरा अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंटी एरोमेटिक, तो ये भी इनकरेक्टली मैच है। चौथा अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक, तो ये भी इनकरेक्टली मैच है। तो एक ही ऑप्शन अपने को दिखा, कौन सा, सेकंड ऑप्शन, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाइड्रोकार्बन विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन से हाइड्रोकार्बन का विरचन कोलबे विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। तो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन जो है वो केवल और केवल अपन बना सकते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो जो आपके पास मिथाइल जो अपने पास होगा फ्री रेडिकल, राइट, वो भी अगर अपने पास कॉम्बिनेशन करता है तो वहां पर इथेन बनता है। तो यहाँ पर अपन अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते और एकमात्र ऑप्शन है CH4। CH4 की प्रिपरेशन अपन कभी भी कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइट से नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जो किसी काम का नहीं होगा। तो यही अपने पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, विच विल नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। ठीक है, कौन सा चला वैरता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो भैया अगर आपको टॉटोमेरिज्म करवाना है तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, साफ बात है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो करेगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन अगर अपन बात करेंगे तो इसके पास है तो भैया ये तो करेगा, राइट। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी करेगा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुआ कोई सा भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा भैया, ये आपके पास टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, राइट। तो ये अपन ध्यान रखें, ये अपन इसको हटा देते हैं ताकि आप लोग ये मिसकंसेप्शन ना हो कि सर ने तो करेक्ट आंसर ये लिखा है। करेक्ट आंसर आपके पास फोर्थ है, दैट विल नॉट शो द टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो अगर अपने से पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल समूह की संरचना आपसे पूछी गई है। तो ये अपने को पता है कि आपके पास जो चेन होती है उसमें सेकंड लास्ट कार्बन जो होता है उस पे
दो अपने पास CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो ये जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है वो नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर होता है। कॉमन नेम याद होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, सर्वाधिक स्थायी कार्बन आयन अपने पास कौन सा है? तो जितना ज्यादा उससे विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन उससे लेगा, छीनेगा, उतना ज्यादा कार्बन आयन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो अपने पास थर्ड ऑप्शन में कार्बन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? sp हाइब्रिडाइज्ड। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए वो क्या करेगा? वो सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा और वही कार्बन आयन को क्या बनेगा? स्टेबलाइज बनाया जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोस्ट स्टेबल, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द -I इफेक्ट, प्रतिस्थापियों के -I प्रभाव का सही क्रम। तो हम जब क्रम लिखते हैं तो वहां बकायदा मेंशन करते हैं NO2 का सबसे ज्यादा -I प्रभाव होता है, साइनाइड का उससे कम होता है और फ्लोराइड उससे कम होता है। ठीक, NO2 को सर्वाधिक होने का रीजन, तो भैया नाइट्रोजन अपने आप में बहुत विद्युत ऋणी है या इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर अपन बात करेंगे, और उसके साथ 2 ऑक्सीजन और जुड़ के जो कि और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका -I सबसे ज्यादा होगा। फिर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो गई, लेकिन साथ में कौन जुड़ा हुआ भैया sp हाइब्रिडाइजेशन में? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो इसके भी विड्रॉइंग नेचर काफी ज्यादा होता है, बट NO2 से कम होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और फ्लोराइड अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता ही है, बट इनका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपने को दिख रहा है? सेकेंड ऑप्शन अपने को दिख रहा है, तो वही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया आपको यौगिक दे रखा है और यौगिक में आपको IUPAC नेम निकालना है, तो चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले? तो चेन सेलेक्ट करने का तरीका आराम से अपन जानते हैं कि जितने भी डबल बॉन्ड दे रखे हैं सारे के सारे को अपन क्या करें? चेन में ले लें। अब चेन में लेने के बाद यहाँ पे नंबरिंग करना है, नंबरिंग लेफ्ट से राइट करें, राइट से लेफ्ट करें। तो नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले, बट देखेंगे तो डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे आ रहे, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। फिर साइड चेन को देख लो, तो साइड चेन से अगर आप देखेंगे तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 4 लोकेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे राइट टू लेफ्ट तो यहाँ पर अपने पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 4 5 आ रहे हैं। तो सेट ऑफ लोकेंट लोअर कहाँ पे मिल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट में मिल रहे हैं, इसीलिए वहां से अपन नंबरिंग करेंगे, दैट इज 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब एक साइड चेन है इथाइल, 2 कार्बन की है, दूसरी है मिथाइल, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे किसको? इथाइल को। इथाइल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 4, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 7, तो आ जाएगा क्या? हेप्ट। और डबल बॉन्ड कितनी बार है? 2, तो वर्ड रूट में क्या ऐड होगा? ए, हेप्टा। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? 1 और 6, तो हेप्टा 1 6 डाइईन, एकमात्र ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, जल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी यूज्ड। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के आकलन के लिए जो अपने पास जल्डाल विधि का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, रिंग में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उसके लिए जल्डाल मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक, NO2 अगर कहीं पे दे रखा है तो वहां पे नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जल्डाल मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते। एजो कंपाउंड अगर दे रखा है आपको तो वहां पर भी जल्डाल मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एकमात्र ऑप्शन बचा CH3NH2, तो इनके लिए अपन जल्डाल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, 0.1 gram of an organic compound gives 0.233 gram of the BaSO4, then the percentage of sulfur in the compound। 0.1 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 0.233 ग्राम BaSO4 प्राप्त होता है, तो यौगिक में सल्फर का प्रतिशत होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनिक के जो मेथड हमने सीखे हैं वो लगा ले, जबकि ये पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री से, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। ठीक,
कैसे अप्लाई करेंगे जरा देखते हैं, समझिए इसको। तो यहां पर एक काम करें, अपने को BaSO4 का वेट दे रखा है, कितना गिवन है 0.233 ग्राम। तो मोल निकाल लें इसके। तो मोल अगर आप BaSO4 के निकालेंगे तो वो कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना आ रहा है 1/1000। इतने मोल्स अपने पास यहां पर आ गए, राइट। अब अगर यहां से आपको बोला जाए सल्फर एटम के मोल, तो हमने सीखा है नहीं सीखा मोल कंसेप्ट में, एक कंपाउंड का अगर मोल दे रखे हैं उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के मोल निकालने, तो क्या निकालेंगे कंपाउंड के मोल इनटू एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई अपने पास 1, तो अपने पास सल्फर एटम के मोल आ गए, कितने आ गए 1/1000 मोल। अब मास निकालना है, तो वेट ऑफ सल्फर एटम अगर अपन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अपन जो मोल्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से। तो 32 इंटू 10⁻⁻ कितना -3 ग्राम, ये अपने के पास क्या आ गया, मास आ गया। अब परसेंटेज निकालनी है सल्फर की, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो सल्फर का मास है 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय गिवन मास है दैट इज 0.1 इंटू कितना परसेंटेज निकालना है तो 100। तो बताओ जरा क्या आएगी वैल्यू निकल के, तो दैट कम्स आउट टू बी 32%। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर अपन ने कोई ऑर्गेनिक नहीं लगाई, सिंपली जो मोल कॉन्सेप्ट हमने सीखा है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एन इलेक्ट्रोफाइल, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही होने की संभावना न्यूनतम है। तो आपको पता होगा कि भैया जो अमोनियम आयन होता है वहां पर 4 बॉन्ड बनाए हुए होता है अमोनियम आयन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, नहीं है। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चार्ज से कभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं देखा जा सकता, हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल से देखा जा सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें इस चीज में, ठीक है। चार्ज आपको भटका सकता है, तो इसीलिए देखें वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे जो अपने पास डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक, वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। और ये बकायदा एक्सेप्शन में लिखवाया जाता है कि यहाँ पर CH3Cl की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होती है ओवर द चार्ज, एंड इसीलिए CH3F से इसका क्या होता है डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट जो अपने को मिलेगा अमंग द फॉलोइंग वो मिलता है किसका, CH3Cl का, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। ये केवल और केवल जब आप कोई एक्सटर्नल रीएजेंट डालते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो वहां पर ही दिखाई देता है। जैसे ही आप निकालेंगे रिएजेंट वैसे ही वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, टेम्पररी होता है, ठीक। दूसरा, व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट। तो यहां पर अपन देखें जरा हिंदी में क्या बोला है, जब प्रेरणित तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव विपरीत दिशाओं में संचलित होता है तो प्रेरणिक प्रभाव प्रभावी होता है। तो ये गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट में अगर अपन बात करेंगे तो ऐसा अपन एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है रीएजेंट के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज बोलना कि इंडक्टिव विल बी प्रीडोमिनेंट तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 तो आपके पास करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 आपके पास क्या है, इनकरेक्ट। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ DDT, तो DDT अपने पास होता है
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये अपने पास नाम होता है। अब जरा देख लें अपन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर अपन इसकी बात करें तो देखो, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, 2 फिनाइल रिंग दिख रहे हैं और 3 क्लोरीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरो इथेन। तो जरा देखो, एक ये और एक कार्बन ये, कितने कार्बन हो गए? 2। तो इसका मतलब इथेन इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास होता है DDT का स्ट्रक्चर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? निम्नलिखित में से किस अणु का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो हमें पता है जितना ज्यादा आपके पास साइड चेन आती है, ब्रांच आती जाती है, उतना आपका मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होता जाता है। सरफेस एरिया कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गए, अट्रैक्शन फोर्स कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो इसका मतलब जो आपके पास लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट चेन होगा, उसका आपके पास क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर बात करते हैं। C2H5Cl दे रखा है, Mg दे रखा है और C2H5MgCl ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए आपको सबसे बेस्ट मीडियम कौन सा चाहिए होता है? जो इनर्ट मीडियम हो। तो भैया आपके लिए मेटल्स के लिए इनर्ट मीडियम कौन सा होता है? ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। An alkene on reductive ozonolysis give ethanol as a product. Its structure। एक एल्कीन के अपचाई ओजोनी अपघटन पर उत्पाद के रूप में इथेनॉल प्राप्त होता है। तो इसकी संरचना तो जरा देखो, अगर आपको इथेनॉल मिल रहा है तो इथेनॉल मिलने का मतलब क्या है? आपके पास इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो अगर ये आपके पास इथेनॉल है तो जरा आप देखो और बताइए ये कितने मोल मिलेगा? 2 मोल। तो अगर 2 मोल मिल रहा है तभी जाके एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो ये कब बन सकता है? तो एक काम करो, जब जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो वहां पर जितने भी बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ लिख दो और उनके बीच के जो ऑक्सीजन है वो हटा दो। ठीक, और ऑक्सीजन हटा के वहां पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड लगा दो। तो जरा बताओ, 1 2 ठीक 3 और ये 4, तो 4 कार्बन वाला आपको कंपाउंड मिलेगा जिनके बीच वाले कार्बन में क्या है? एक डबल बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी होता है कि कंपाउंड जो दे रखे हैं उनमें डबल बॉन्ड को काटो, डबल बॉन्ड को चिपका दो दोनों तरफ और वहां पे चेक कर लीजिए इथेनॉल किससे मिल रहा है, जिससे मिल रहा है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके में से आप कोई सा भी देख सकते हैं, राइट। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का सर्वाधिक स्थायी संरूपण कौन सा है? तो आपको पता है एंटी फॉर्म जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एन ब्यूटेन में, राइट, जहां पर दोनों कार्बन आपके पास क्या होते हैं भैया? अपोजिट पोजीशन पे। तो जरा चेक कर लिए, ये आपके पास दोनों पोजीशन क्या है? बिल्कुल अपोजिट। एंड इसी वजह से ये आपके पास जो कन्फर्मर होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में तो बहुत आसान काम हो गया। टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पर अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन है CH2 और यहाँ पर अपने पास सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, सॉरी एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? sp3। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर अपने से पूछा जाए कि जब आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो वो हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक। तो देख लीजिए यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, sp3 में और कम हो गई तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो कौन सा ऑप्शन अपने को दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 एंड C2 कार्बन इन द मॉलिक्यूल CH2C CH2 रेस्पेक्टिवली। अणु दे रखा है, उसमें C1 तथा C2 कार्बन का संकरण आपको बताना है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि भैया ये जो पहला कार्बन है इसने केवल और केवल एक पाई बॉन्ड बना रखा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो क्या आएगा, sp2। और जो अपने पास सेकंड कार्बन है उसने दो पाई बॉन्ड बना रखे हैं, एक पहले वाले से एक तीसरे वाले से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp। ठीक, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज sp2 एंड sp। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स्ड। सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिश्रित करने पर प्राप्त इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो भैया देख लो जरा, जब आप H2SO4 और HNO3 लेते हो तो वहां पर H2SO4 प्रोटॉन देता है और HSO4 में कन्वर्ट होता है, और ये H2NO3 प्लस इसका फॉर्मेशन करता है। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास HNO3 का स्ट्रक्चर था। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। अब बढ़िया लिविंग ग्रुप बन गया, तो ये यहां से निकल जाता है। जब यहां से वाटर निकलता है तो आपके पास क्या बना, NO2, और क्योंकि लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकला है तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बनता है। अब जरा चेक कर लीजिए आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है NO2 प्लस, तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा NO2 प्लस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बेंजीन दे रखा है, Cl2 दे रखा है, एनहाइड्रस AlCl3 आपको दे रखा है। तो एनहाइड्रस AlCl3 अगर आपको दे रखा है तो वहां पर केवल और केवल यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो भी केवल और केवल एक क्लोरीन बेंजीन रिंग पे आ जाएगा, दैट विल बी व्हाट, फर्स्ट आंसर। ठीक, हमें लगता है कि ऐसा क्यों नहीं आ सकता और दूसरा क्लोरीन, क्योंकि भैया क्लोरीन क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। ऑल्दो ये प्लस एम शो कर सकता है लेकिन इसका माइनस आइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से इसकी जो रेट होती है वो कम हो जाती है, एंड उस वजह से केवल मोनोक्लोरिनेशन अपने पास होता है, क्लोरिनेशन नहीं बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ESR। ठीक है, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, द ग्रुप विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। तो CN आपके पास विड्रॉइंग होता है, CHO विड्रॉइंग, COOH विड्रॉइंग, केवल OH होता है जो कि डोनेशन करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है बेंजीन रिंग पर। ठीक, तो यही अपने पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 की, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो भैया ये पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा याद करना है, 40 वहां पर ऑक्सीजन एटम अपने पास प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, राइट, याद करने वाला है, फैक्ट बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल, किसमें अति संयुग्मन संभव नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं है, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, सब में है, लेकिन पहले में नहीं है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अपने पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उससे एसोसिएटेड कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 92, अमंग द फॉलोइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं में से सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना अपने को बताना है। तो भैया चेक करने के लिए क्या करें, सबसे पहले वो चेक करें जिसमें पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा हो। अगर पाई बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा मिल जाए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको सेम मिल जाए तो फिर वहां पे कंपेयर करेंगे क्या, चार्ज, जिसमें चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें चार्ज है वो कम स्टेबल। फिर अगर चार्ज भी सब में मिल रहा है तो लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए आपके पास, दूर, और जो अपोजिट चार्जेस है वो पास पास होंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल। ठीक, फिर वहां पे ऑक्टेट के लिए भी आ जाता है।
तो यहाँ पर तो अपने पास पहले ही रूल से आई गेस एलिमिनेशन हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर देख लीजिए आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, और अगर 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में सिंगल पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल अपने पास होगा और यही करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, शेप ऑफ मिथाइल कार्बोकेटायन, मेथिल कार्बोधनायन की आकृति। तो भैया मिथाइल कार्बोकेटायन अपने पास होता है कुछ इस प्रकार से। अब अगर इसका स्ट्रक्चर अपन बनाए तो कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड अपने पास होगा तो आपके पास यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन जो होंगे वो प्लेन में होते हैं और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय। तो ये अपने पास सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर बाय विच मेथड। एनिलीन जल मिश्रण से एनिलीन को किस विधि से पृथक किया जा सकता है या जाता है, तो वहां पर अपने पास क्या आता है, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, बकायदा मेथड दिया हुआ है, पूछा जाता है उसके अंदर स्टीम डिस्टिलेशन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जैसे ही स्टीम आप पास करते हो तो वहां पर जो आपके पास एनिलीन है वो क्या होता है, वो स्टीम के साथ घुल के वोलेटाइल होता है, तो वेपराइज तो हो ही जाएगा, साथ के साथ में वहां पर क्या बना लेगा, वहां पर एनिलीन में वाटर में आराम से घुल जाता है, तो उसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सोल बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज। विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा की उपस्थिति में एक अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलॉइडल सोल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अपन केवल और केवल प्रिपेयर कर रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन और प्रिपरेशन का एक ही मेथड दिख रहा है यहाँ पे, पेप्टाइजेशन। बाकी सारे तो अपने पास क्या है, प्यूरिफिकेशन के मेथड है, राइट, या उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन ऑड वन आउट करके भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल रेंज फ्रॉम, कोलॉइडी कणों की आकार की परास होती है तो वो 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, तो सीधा सीधा इसमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आंसर मार्क कर देना है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज सोल, निम्नलिखित में से धनावेशित सोल कौन सी होती है, मिथाइलिन ब्लू सोल। बकायदा याद होना चाहिए आपको कि ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होती है सोल। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 98, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटूइन इज मोर देन ट्रांस ब्यूटूइन। ठीक, तो यहां पे बताया है समपक्ष ब्यूटूइन का क्वथनांक विपक्ष ब्यूटूइन के क्वथनांक से अधिक होता है, तो क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बट ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है कि सिस ब्यूटीन के अंदर जो आपके पास डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है नॉन जीरो, जबकि ट्रांस ब्यूटीन के अंदर अगर आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो कितना आता है, जीरो आता है। तो देखें जरा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस ब्यूटूइन इज मोर देन सिस ब्यूटूइन। ट्रांस ब्यूटूइन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है सिस से, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो अपने पास ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, फिनोल और साथ में आपको दे रखा है क्या, जिंक और हीट। तो जिंक क्या करता है, फिनोल को रिड्यूस करने का काम करता है, और रिड्यूस किस में करता है, बेंजीन के अंदर। तो डायरेक्ट आपको वहां पर आंसर मार्क करना है, प्रोडक्ट ए कौन सा होगा, बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, आपको दे रखा है बेंजीन और Cl2 और यूवी और 500 केल्विन आपको टेम्परेचर दे रखा है, प्रोडक्ट आपसे पूछा है। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो आपको पता होगा ये वेल नोन रिएक्शन होती है, बकायदा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है जो हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर,
कि जब आप बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में या यूवी लाइट के प्रेजेंस में हम कराते हैं 500 केल्विन पे, तो वहां पे गैमेक्सेन बनता है। गैमेक्सेन में क्या होता है, सारे के सारे आपके पास जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है वो टूटते हैं और हर कार्बन पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन। तो यही अपने पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक काम करिए, आप सब इन क्वेश्चंस को एक बार देखें, जो अपने क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको एक और बार आप खुद से सॉल्व करिए एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद, राइट। तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।